नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज चिन्ह गान व गीत के बारे में। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है दोस्तों, और हमारा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आपके सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो कितना अनुपात है? 3:2। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय कि राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियां हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को, 24 तीलियां हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की हैं। तो पहले केसरिया, फिर सफेद, फिर हरे। पता होना चाहिए। तो सामान्य जानकारी आप लोगों के बारे में हो गई। आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा आप लोग। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को कब अपनाया था। तो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो हथकरघा, खादी, सूतिया, रेशमी। ठीक है। आगे है कि झंडे में नीले रंग का 24 तुलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? सुनिएगा कि धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। जो 24 तुलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? कि धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ध्वज के सबसे ऊपरी गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है। पता है आप लोगों को? ये किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। आगे लिखा हुआ है कि ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक है। तो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतीक होता है। तो ये किसका प्रतीक होता है? तो ये प्रतीक होता है जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक। आगे लिखा हुआ है किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए किस अवसर पर। तो ये है कि हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी। सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों पर ही फहराया नहीं जा सकता। तो सामान्यतः नहीं फहराया जाता, सिर्फ कब कब 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही फहरा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं। आगे देखिएगा हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही से समझिएगा इसको, कि झंडे तिरंगा को भारत की महिलाओं को ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था। तो ये किया गया था 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज के महत्व बताइए। देखिएगा क्या है इसका महत्व, कि ध्वज को झुकना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए, अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? नीचे, बाईं ओर। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर ही करना चाहिए। ठीक है, इसका किसका राष्ट्रीय ध्वज का महत्व है। आगे देखिए लिखा हुआ है भारत का राज चिन्ह क्या है। तो राज चिन्ह अशोक स्तंभ। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के राज चिन्ह में कुल कितने व कितने प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं। ये कह रहा है। तो राज चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर दर्शाए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने जानवर? 6 जानवर दर्शाए गए हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय चिन्ह के 2 भाग कौन कौन से। एक शीर्ष, आधार। शीर्ष पर शेर दिखाया गया है और किसका प्रतीक है? तो यह है साहस और शक्ति का। आगे है कि राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है। चक्र के दाईं ओर एक बैल तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। यह क्रमशः किसका प्रतीक है? तो स्फूर्ति का, ताकत व गति का। ठीक है, ताकत और गति का प्रतीक है। आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंडोक उपनिषद से लिया गया है, मंडोक उपनिषद। ठीक है। आगे देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राज चिन्ह के क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा हमारा, कि राज चिन्ह के चक्र में 24 तीलियां क्या व्यक्त करती हैं। तो यह समय की गतिशीलता को व्यक्त करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। याद कर लीजिएगा इसको आप लोग। आगे क्वेश्चन लिखा है कि भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे चलते देखिएगा अगला क्वेश्चन सामने आपके आ गया है, क्वेश्चन नंबर 21, कि राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों, मोहरों पर राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग होता है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये किसने लिखा था। ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका भारत विधाता शीर्ष से हुआ था। तो हुआ था तत्वबोधिनी से। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? ये है, तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपके लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बंगला साहित्यकार ने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? तो आनंद मठ में लिखा गया था। याद कर लीजिएगा, उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? तो गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया? तो किया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले किसने गाया था? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने। आगे क्वेश्चन है लिखा हुआ है हमारे, देखिएगा कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किया था श्री अरविंदो ने किया था, श्री अरविंदो। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। किस संवत पर? शक संवत। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत। पता है, चैत वैशाख चलते इस प्रकार से होता है। आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। मतलब शक संवत में अगर बात किया तो 1879 में। ठीक है, आगे अगर बात की, आगे लिखा हुआ है राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने वर्ष का कितने दिन का कितने में वर्ष कितने दिन का होता है? ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? तो होता है 365 दिन का। आगे लिखा हुआ है कि चैत सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है? ये क्या तो पड़ता है 21 मार्च। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो ये 12 महीना पता है आप लोगों को, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद आश्विन कार्तिक माघ शेष माघ। ठीक है, पौष माघ फाल्गुन, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखिए हिंदी में ही होते हैं, सभी को नहीं याद होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर में कितने वर्ष पीछे है? तो यह 78 वर्ष पीछे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।